गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124 से 147 से का जो अनुच्छेद है वह पूरा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और ख़ासकर जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का, यानी कि उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। 125 के तहत, अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किया गया है कि न्यायाधीशों का वेतन कितना मिलेगा, यह अनुच्छेद 125 में उल्लेखित है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख है, यानी कि उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 126 करता है। वहीं 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति से है। अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, अनुच्छेद 127 के तहत। 128 में कह रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी उपस्थिति हो सकती है, यानी कि अनुच्छेद 128 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी शामिल किया जा सकता है उनके अनुभव को ध्यान में रखकर। 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। उच्चतम न्यायालय की एक अधिकारता है अभिलेखीय न्यायालय की अधिकारता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में किया गया है। वहीं 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान का उल्लेख किया गया है। इसी अनुच्छेद में यह वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय होगा, अनुच्छेद 130। 131 में उच्चतम न्यायालय की दूसरी अधिकारता का उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय आरंभिक अधिकारता वाला होगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा प्रारंभिक न्यायालय होगा, है ना। अनुच्छेद 131 में इस बात का उल्लेख किया गया है। 131 को समाप्त कर दिया गया है। 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता का उल्लेख किया गया है। 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता का उल्लेख है। 133 में सिविल मामले में जो अपील किया जाएगा उच्चतम न्यायालय में, सिविल मामले में जो अपील उच्चतम न्यायालय में किया जाता है वह 133 के तहत। और 134 कहता है डांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अधिकारता, यानी कि फौजदारी मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो अपील किया जाएगा वह 134 के तहत। 132, 133, 134 तीनों में अपीलीय अधिकारता का उल्लेख किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। 132, 133, 134। 135 कहता है कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना के पहले देश में फेडरल न्यायालय था, 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसी फेडरल नियम का नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट किया गया और जो फेडरल न्यायालय को जो अधिकारता था वो सारा अधिकारता सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, अनुच्छेद 135 के तहत। 136 कहता है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, कि किसी मुद्दे पर अपील करना है तो उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाज़त लेना होगा, अनुच्छेद 126 इस बात का उल्लेख करता है। ओके, उसके बाद आते हैं 137। 137 कहता है कि निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, है ना, कि कोई भी न्यायालय अगर अधीनस्थ न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वह कोई निर्णय या कोई आदेश देता है तो उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त लेनी होगी, अनुच्छेद 137 के तहत। 138 कहता अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की अधिकारता का वृद्धि, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 139 भी हटा दीजिए। 140 में है उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियाँ, यानी कि उच्चतम न्यायालय की अतिरिक्त शक्तियाँ कौन कौन है, इसका उल्लेख 140 में किया गया है।
141 बेहद ही महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, यानी कि उच्चतम न्यायालय कोई भी निर्णय अगर देता है तो उसका निर्णय देश के सभी न्यायालय में लागू होगा। अनुच्छेद 131 इस बात का उल्लेख करता है। 132 बहुत ही महत्वपूर्ण। 132 में क्या है तो उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में। 142 जो है ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले पर, देश में किसी भी मामले पर वह अपना निर्णय और आदेश दे सकता है। उसके पास यह एक अतिरिक्त अधिकार है कि किसी भी मामले पर वह निर्णय और आदेश दे सकता है। इसमें यह उच्चतम न्यायालय हमेशा यह ध्यान में रखेगा कि वह निर्णय, वह मामला जो है अगर देश हित के लिए है या राज्य के नागरिकों के अधिकारों के बचाव के लिए है तो उच्चतम न्यायालय ऐसा निर्णय, ऐसा आदेश दे सकता है अनुच्छेद 142 के तहत। 143 भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कि राष्ट्रपति को अगर किसी प्रकार का कानूनी परामर्श लेने की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत कानूनी परामर्श प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद 143 के तहत कानूनी परामर्श प्राप्त करेंगे। 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में जो है उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए। 145 में कह रहा है कि न्यायालय का क्या नियम होगा, न्यायालय किस किस नियम के तहत चलेगी, यानी कि उच्चतम न्यायालय के विभिन्न नियमों का उल्लेख अनुच्छेद 145 में किया गया है। ओके, तो ये 124 से लेकर 127 तक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, 124 से लेकर 145 ये अनुच्छेद को ध्यान में रखना है ना। जो महत्वपूर्ण जो हम चर्चा किए उसको ज़रूर से ज़रूर रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। ओके।